Hi students, welcome to our economics class, Globalization and the Indian Economy, part 2. In the previous class, we have studied about how after Second World War, how the countries are and how this globalization helped the countries to progress or to develop, to sell their products and services globally. This globalization is the process of integration. These countries, as we have seen, that after Second World War, the condition was very poor. That some countries are very rich and developed, and other countries are recently. In the treaty, it was decided that the countries those are captured by other countries can be given freedom. So after उनको आज़ादी देने के बाद तो उस कंट्री के पास उतना डेवलप नहीं थे वो लोग कि अपने सारा जो वस्तु जो सामान अपना खुद का प्रोड्यूस कर सके और जितना जो पॉपुलेशन है उनका जो नीड्स फुलफिल कर सके. सो एक तो है इंपॉर्टेंट थिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हमारा सर्विस सेक्टर. जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो खाने का जो सामग्री है ये हर कंट्री हर इंडिविजुअल के लिए बहुत आवश्यकता होती है. तो जिस कंट्री लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हम पूरी तरह एग्रीकल्चर पे निर्भर थे. सो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम अनाज उगाते थे उसी को हम खाते भी थे और उसी अनाज को हम एक्सपोर्ट भी करते, दूसरे कंट्री को हम बेचते भी थे, जिसकी माध्यम से हमें पैसा मिलता था, जिस पैसे से हम दूसरे जो वस्तु है वो अपना नीड्स फुलफिल करने के लिए दूसरी सामान हम खरीदते थे. तो बच्चों आपको पता ही है, हिस्ट्री में हमने पढ़े कि अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर सेक्टर हम जो है लाइक रॉ मटेरियल जूट, कॉटन, जो क्लॉथ हम जो बना रहे हैं ये बहुत फेमस था. यूरोपियन कंट्री से हम एक्सपोर्ट करते थे जिसके माध्यम से बहुत कम पैसा मिलता था. तो बच्चों ये मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बड़ा बूस्ट, एक ग्रोथ मिला जिसके माध्यम से हम जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है इसे भी हम एक्सपोर्ट करने स्टार्ट करें. सो वस्तु हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं इसे हम कहते हैं बच्चों ट्रेड. सो बहुत सारा जो कंट्री ऐसा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर पे ही निर्भर रहते थे. सो हम देखा जाए तो हर कंट्री में कुछ वस्तु ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल कार में हम देखा जाए जो एम्बेसडर और फिएट कार इंडिया में फेमस था और वही कार्स हम इंडिया के हर सड़क पे देख सकते थे. बट जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया और कंट्रीज से, जिसके माध्यम से हम पब्लिक को तरह तरह की वैरायटीज वस्तुएं जैसे कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इवन हम जो पहनते हैं अच्छे अच्छे जो डिजाइन्स के जो कपड़े हैं और जो गेम्स के जितना भी आर्टिकल्स है, टॉयज है, ये सारा चीज मार्केट में हम बहुत सस्ते रेट पे और वैरायटीज ऑफ कलेक्शन हम पब्लिक को देने में सक्सेस हुए. सो मोस्ट रीजन बहुत सारे कंट्रीज ऐसा है इस ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगे जिसके माध्यम से दोनों देशों को मुनाफा हुआ. तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सड़क पे जो बुल्लक कार्ट्स, जो बैलगाड़ी चलती थी, किसान अपना अनाज काटने के बाद खेत से वो बैलगाड़ी पे लेकर आता था तोड़ा तोड़ा करके, जिसे वो ज्यादा समय लगता था. और आज के डेट में अभी आप सड़क पे देखें तो नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ पिकअप वैन्स, ट्रक्स, जीप्स, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे जो माध्यम हैं, इवन रेलवे और फ्लाइट्स, देयर आर सो मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द कमोडिटीज to take from one place to another place, farmers to market. So this way, this globalization helps all the countries of the world. So इसमें जो important role था वो MNCs का था.
जो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है, इसके मतलब इनका जो बिजनेस होता था एक कंट्री में ना होकर बहुत सारा कंट्री में इनका कंपनीज होते थे, जहां पर इनको चीप लेबर और जो चीप रिसोर्सेस, जो मटेरियल सस्ते रेट पे मिलते थे, वैसे जगह में इन्होंने अपना जो इंडस्ट्रीज सेटअप करे, जिसके माध्यम से वो अपना जो प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट भी उसको आसानी से मिल जाता था, जहां पर वंस इट वाज मैन्युफैक्चर्ड, मार्केट में वो अपने सामान बेचकर बहुत सारा जो मुनाफा कमाते थे। तो ये भी एक एमएनसीज का एक जरिया था और इनका प्लानिंग था कि ऐसे कंट्री में जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे अपना जो फॉर्म सेटअप करे, उनके पास तो पैसे है ही है और उनको क्या चाहिए, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। उनको चाहिए था कि सस्ते में लेबर मिले, रॉ मटेरियल मिले और अच्छी मार्केट मिले, उत्पाद होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद वो आसानी से बेच सके और बहुत सारा मुनाफा कमा सके। फॉरेन, इसका इंपैक्ट कैसा पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इंडिया पे कैसा पड़ा, इसमें हम देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स। जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे प्रोडक्शन मेथड्स, जैसे हम कार में देखा जाए तो हमारे पास केवल दो कंपनीज थे, एम्बेसडर और फिएट। लेकिन आज के डेट में हमारे पास मारुति सुजुकी और हुंडई, मर्सिडीज, BMW, देयर आर सो मेनी कंपनीज आर देयर इन द मार्केट। पूरा वर्ल्ड का जितना कंपनीज है वो सारा कंपनीज आज की डेट में इंडिया में है और हम सड़क पे देख सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हम इसको यूज करने में सक्षम हुए। लाइक दिस टेक्नोलॉजी, जैसे हम देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन फॉर्म जो है वो इंडिया में सेटअप करते हैं, जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा लोग, जो मैन पावर, एजुकेटेड और ट्रेन्ड पीपल सस्ते दर पे काम करने में मिल जाता है। और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और यहां से वो पूरा एशियन कंट्रीज को कवर कर सकता है, आसानी से अपना प्रोडक्ट्स जो है बेचकर मुनाफा कमा सकता है। सो इस माध्यम से हम टेक्नोलॉजी इंडिया पे आया है और उनका प्रोडक्शन यूनिट्स यहां पर सेटअप किया हुआ है। और दूसरी जो है ये प्रोडक्शन मेथड, और नॉट ओनली लाइक व्हीकल्स, या आपका कंप्यूटर्स होने दीजिए, असेंबलिंग, वहां से पार्ट्स आता है और आसानी से यहाँ पर असेंबलिंग हो जाता है। तो वैसे ही और खाने पीने का, चॉकलेट्स, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, टेक्नोलॉजी इनका होता है, आसानी से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो सेकेंड पॉइंट हम देखें तो दिस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक के बाद एक बहुत सारा कंट्रीज का जो एमएनसीज है वो चाहता है कि इंडिया में उनका फॉर्म्स सेटअप करे और अधिक से अधिक प्रॉफिट्स कमाएं। तो इसके लिए जब कॉम्पिटिटर्स, जब प्रोड्यूसर्स के आपस में जब कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा किसका होता है बच्चों? फायदा कंज्यूमर्स का होता है। जब कंपटीशन बढ़ेगा प्रोड्यूसर्स के बीच में, जो सामान का रेट जो होगा कम होगा। जब सामान का रेट कम होगा कंज्यूमर्स को फायदा होगा, अधिक से अधिक वस्तु और ज्यादा से ज्यादा अच्छी सामान हम सस्ती दर पे खरीद के हम एंजॉय कर सकते। लास्ट वन इज लॉस टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जैसे हम देखें तो बहुत सारा जो प्रोड्यूसर्स है इंडिया में भी, उनका जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाता है, सेम वस्तु जो बनाता है, लेकिन जैसे हमने देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द कमोडिटीज। तो वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक and labor intensive technique. Labor intensive technique means the developing and underdeveloped countries, they used to adopt this type of technique, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं और टेक्नोलॉजी कम होता है। तो ऐसे हम प्रोडक्शन कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। whereas capital intensive technique, more capital and less labor. Students, after globalization we discuss about liberalization. जब globalization हुआ है, जब ट्रेड, जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो स्टार्ट हुआ है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द नेशंस, सो यहां पर आया है लिबरलाइजेशन। जब तक आप लिबरल नहीं होगा तब ये फॉरेन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब क्या बच्चों?
जैसे हम कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, हम उस पर क्या टैक्स लगा देते हैं, ड्यूटीज जिसे हम बोलते हैं, टैरिफ ऑन ट्रेड, कस्टम ड्यूटीज। तो इसके वजह से जैसे आप ड्यूटीज लगाएंगे उस सामान की, उस वस्तु का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इंडिया में जो मार्केट में जो वस्तु है इसके कंपैरिजन, लाइक फॉर एग्जांपल टॉयज हम भी बनाते हैं, टॉयज चाइना से भी हम मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स वहां से जो ट्रेडर्स मंगाते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया में, दोनों का हम कंपेयर करें तो बहुत सारा वेरिएशन होता है। चाइना से जो सामान आता है उसका बहुत सस्ता होता है, जो टॉयज इंडिया में बनती है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। जब हम इंपोर्ट्स ड्यूटीज लगा देते हैं तब क्या हो जाता है, उस वस्तु का रेट बढ़ जाता है मार्केट में। तो इसका बच्चों नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अब वस्तु का रेट जब बढ़ जाता है, लोगों को दिक्कत होगा, सामान जब आप खरीदने जाओगे मार्केट में उस वस्तु का रेट ज्यादा होगा। अगर हम टैक्स नहीं लगाते उस वस्तु का रेट कम होगा, तो कम होगा तो आप खरीद पाएंगे, अधिक से अधिक लोग खरीद पाएंगे, इवन गरीब से गरीब लोग भी उस टॉयज को खरीद कर बच्चों को दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वह जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तब हम कंपेयर करते हैं इंडियन जो प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट हम मंगाते हैं बाहर कंट्री से, उसका जो गैप होता है, गैप बहुत कम होता है। तो कम होने की वजह से यहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है तो ये भी जो है इनका भी सेल्स ज्यादा होगा। जब वेरिएशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स बिकेगा नहीं, तो कंपनीज बंद हो जाएंगे। जब वेरिएशन कम होगा तो लोग जब खरीदने जाओगे, अब लैपटॉप खरीदना है, HCL जो है इंडियन कंपनी है, तो HCL का कॉस्ट ज्यादा है और बाकी जो मार्केट में है आपका एसर और डेल वगैरह जो फॉरेन कंपनीज का जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स है, इसका रेट कम है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो HCL खरीदेंगे, जो कॉस्टली है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जिसका पार्ट्स मिलेगा, जो रिपेयर हो पाएगा, इंडियन कंपनी है जिसको हम एंकरेज करना चाहिए। तो ऐसे विचारधारा लोग उसको खरीदेंगे HCL। और जो बाकी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी वो भी चाहता है कि उनके बच्चों को लैपटॉप लेके दे, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो लैपटॉप खरीदे। सेम जो कॉन्फ़िगरेशन में आपको सस्ते में जब सिस्टम मिल जाता है तो आप क्या करेंगे बच्चों, उसी को खरीद लेंगे। तो इंडियन कंपनी को बचाना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिस वस्तु को हम मंगाते हैं उस पर वो टैक्स इंपोज कर देते हैं, टैक्स लगा देते हैं ताकि उस वस्तु का रेट बढ़ जाए। तो बच्चों जब ये फ्री ट्रेड होने के बाद बहुत सारे कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे को जो एग्रीमेंट साइन करे, जिसके माध्यम से कुछ सामान ये इंपोर्ट करेंगे, कुछ सामान ये एक्सपोर्ट करें। तो इस गैप के बाद लोग क्या करें, कंट्रीज वो सामान अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट करे, लेकिन ये अधिकतर बहुत साल तक चला नहीं। क्यों नहीं चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जो है इसका अगेंस्ट था, तो जिसकी वजह से ये जो बैरियर्स है इसको ये कम नहीं कर सका। तो क्या होता है बच्चों, जो डेवलप्ड नेशंस है ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए हो, और वो नहीं चाहता कि उसकी सामान पे कोई टैक्स लगाए। तो वो जो अंडर डेवलपिंग और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पे दबाव लेके आता है और वो कहता है कि आप हमारे वस्तु पे टैक्स नहीं लगाना। और जो छोटे देश है वो मजबूर हो जाते हैं कि वो सामान उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो मजबूरन उनको बात माननी पड़ती थी। इस वजह से उनका लॉस होता था। तो 1991 गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया कि वो इंडियन प्रोड्यूसर्स को ये ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हमारा जो कंपनी है ये भी फॉरेन जो ग्लोबल मार्केट है इस पे compete करे और पैसे कमाए। तो इसका कैसा प्रभाव पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव भारत पे कैसा पड़ा। तो इसमें बच्चों देखो, जो कंपटीशन है ये दो तरह का प्रभाव हो, एक होता है प्रोड्यूसर का इंपैक्ट, एक कंज्यूमर इंपैक्ट। प्रोड्यूसर इंपैक्ट कैसा होता है, तो ये जो कंपनीज है, लोकल कंपनीज, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखे थे, ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करता है, ये अपना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, लोकल कंपनी पे वो इन्वेस्ट करता है और लोकल कंपनी को
उसका जो प्रोडक्शन करने में मदद करता है। जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा वो बेचेंगे, मुनाफा मिलेगा। और दूसरी तरह उनका टेक्नोलॉजी लेके आके उसकी माध्यम से प्रोडक्शन इंप्रूव करने की मदद करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी वो ले आते हैं एमएनसीज, और लोकल कंपनी उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके, और उनका मेन मोटो भी वही होता है। तो यहाँ पर जो लोकल कंपनी होता है, इसको क्या करते हैं, ये जो एमएनसीज ये खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद वो अपना ब्रांड से बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग उनका सामान ऑलरेडी फेमस होता है, लोग उनको खरीदेंगे। तो सेकेंडली, ये जो इंडियन कंपनी है, टॉप कंपनीज, इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस कंपटीशन में। ये जो नया टेक्नोलॉजी और जो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ये कोलैबोरेट, जैसे आप देखें मारुति और सुजुकी, ये दोनों जो है बाहर की कंपनी, ये मारुति कंपनी यहाँ का, सुजुकी कंपनी बाहर से, और ये कोलैबोरेशन है। जैसे हमने देखे टीवीएस सुजुकी जो बाइक्स होता है, टीवीएस जो है इंडियन कंपनी था और जो सुजुकी जो है कोरियन कंपनी है। वैसे ही लाइक हीरो होंडा, हीरो साइकिल आपने सुने होंगे, हीरो होंडा अब जो है कोलैबोरेशन में इन्होंने काफ़ी काम किया और अच्छा मार्केट में इनका जो प्रोडक्ट्स बिका बाइक्स। अभी जो है ये सब सेपरेट हो गए, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। लाइक दैट ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं, बाद में ये इंडियन कंपनीज को खरीद लेते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वैसे ही जो इंडियन कंपनीज है, लाइक आपका टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, ये जो मेडिसिन का, और एशियन पेंट्स, सुंदरम फाइनेंस, ये सारा जो सब एग्जाम्पल्स, ये कंपनीज है जो मल्टीनेशनल ग्लोबली ये कंपीट कर रहे हैं मार्केट में, जो है कंपटीशन में ग्लोबली इनका फॉर्म्स एक्सपैंड है, और ये एज ए एमएनसीज ये और कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन दे रहे हैं। लाइक दूसरा एग्जांपल, जैसा मैंने बताया था अभी, न्यूज़पेपर जो आईटी सेक्टर में जो काम कर रहा है, जैसे डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, और ये न्यूज़पेपर जो पब्लिश हो रहे हैं, और जो कॉल सेंटर्स मैक्सिमम जब आप देखें तो जो कॉल सेंटर्स है, कस्टमर के सर्विसेज है, हर कंपनी का जो कॉल सेंटर आप इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले अधिकतर लोग, अच्छा इंग्लिश बोलने वाले लोग इंडिया पे ही अवेलेबल है, और उनकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम पैसों में यहाँ पर लोग काम करने तैयार हो जाते हैं, और जिसके माध्यम से उनका भी काम बन जाता है, और हमारा भी जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो ये बढ़ जाता है, जिससे लोगों को जो स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और जो पॉवर्टी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने में मदद करता है। तो बच्चों, वी गो फर्दर, 164 कंट्रीज इसका मेंबर कंट्रीज है, जिसमें लाइक उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सो ये इवोल्यूशन होने के बाद, जो सेटअप होने के बाद, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसे मैंने बताया कि जो गैट था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि ये यूएस ने वो पावरफुल नेशन की तरह वो बाहर उभर के आया, और विदाउट यूएस कोई मतलब नहीं बनता, जो वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसके लिए इन्होंने WTO को स्टार्ट किया। चाइना जो है ये 2001 में इसका मेंबर बना, जिसको 7 साल लगा मेंबर बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था जो उसको चाइना मान नहीं रहा था, उनको लास्ट में मानना पड़ा, जो टैरिफ हटाना पड़ा। और जो रशिया को जो है इतना पावरफुल नेशन है, इनको 2012 में मेंबर कंट्री बनने में मदद मिला इस WTO का। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन इसका ऑब्जेक्टिव है एक इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और उसके बाद और बढ़िया से एक प्लेटफॉर्म बनाए, और नेगोशिएशन की जो बार्गेनिंग होता है, जैसे मैंने बताया था, जो रिच कंट्री है वो अपना जो रेट्स जो है वो बार्गेनिंग करता है, और जो पुअर कंट्री है वो कहता है कि उसको फ्री ट्रेड, उनकी सामान खरीदना विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है, अपना खुद का कंट्री को बचाने के लिए
उन पे जो है टैक्स लगाना अनिवार्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि खुद का कंपनी को आज आप नहीं बचाएंगे, वो फॉरेन कंट्रीज एमएनसीज हावी हो जाता है। तो जब लोकल कंपनी शटडाउन हो जाए, बंद हो जाए, इसके बाद वो मोनोपोली बन जाएगा और मार्केट में वो जो रेट से बेचना चाहे वो बेचकर मुनाफा कमाएगा। सो हर गवर्नमेंट की कोशिश ये रहती है, हर कंट्री की, कि अपना जो लोकल जो कंपनीज होता है उसको बचाए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ टैरिफ, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी होता है। तो इसकी बचाव में ये नेगोशिएट करता है जो WTO। इसका प्रिंसिपल्स क्या होता है? एक सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कंट्रीज, आइदर रिच और पुअर। उनके लिए सब बराबर है, वो सबके हित के लिए सोचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सारा कंट्री को सारा सुविधा मिले, सारा बेनिफिट मिले और ट्रेड करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो सेकेंड वन इज नेशनल ट्रीटमेंट, लाइक सेम ट्रीटमेंट टू ऑल प्रोडक्ट्स, आइदर लोकल और फॉरेनर्स। Fair and equal treatment is given to local as well as the products imported from other countries. तो ऐसे ही सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, किसी चीज का जो गैप हाइड नहीं होना चाहिए, बाद में जाकर ये डिस्प्यूट हो जाए। तो जो भी कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक दूसरे को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स? लाइक जैसे मैंने बताया था आपको, ये एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फर्स्ट मैंने बताया था आपको एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये सारा कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसा कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके और लोगों को, अपने कंट्री के लोगों को वो फीड कर सके। तो सेकेंड वन, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, TRIPS। ट्रिप्स मतलब क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो वैसे और भी है, लाइक एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS। ऐसे जो अदर एग्रीमेंट्स है, ये एग्रीमेंट्स कंट्री के बीच में करवाता है ये WTO। स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा भी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। See, the countries, those invited foreign companies, उनको क्या करते हैं हम? SEZ के माध्यम से हम उनको बुलाते हैं यहाँ पर। SEZ क्या होता है बच्चों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसके माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? जहां पर हम कंपनीज को लैंड देते हैं और उनको सारा सुविधा देते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो ये सारा जो चीज हम प्रोवाइड करेंगे, सो कंपनीज इजीली दे कम एंड इन्वेस्ट, दे सेट अप देयर बिजनेस, देयर कंपनीज और फैक्ट्रीज विथ विच दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्शन। तो ये सारा चीज हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होता है कि कंट्री जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और पॉवर्टी ज़्यादा हो, ऐसा सिचुएशन में हम इनको जगह ऐसा देते हैं कि बहुत सारा विलेजेस रिमोट है, जो डेवलप नहीं है। तो ऐसे जगह में जब हमको लैंड देते हैं, तो जहां पर ये सेटअप करेंगे वहां पर और सारा सुविधा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग विल कम अप, जिससे वो सराउंडिंग जितना विलेजेस है वो सारा विलेजेस के लोगों को कंपनीज में जॉब मिलेगा और जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा होगा, तो इससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और एजुकेशन भी बेटर मिलेगा और साथ ही साथ हमारा कंपनी, हमारा कंट्री जो डेवलप होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट और टैक्स के माध्यम से कंट्री एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में मदद करेगी। लाइक जैसे हमने देखा था कि ये कंपनीज, MNCs आने की वजह से जो हमारा जो इंडियन कंपनी है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, इनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। जो चीज़ हम यहाँ पर कैपेसिटर्स और जो भी चीज़ हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाते हैं, ये सारा चीज़ पहले बहुत अच्छी तरह चल रहा था, मार्केट बढ़िया था, लोग कमा रहे थे। लेकिन जब ये MNCs आना शुरू हो गया, जो उनके जो टेक्नोलॉजी की वजह से
उस बहुत सारा प्रोडक्शन कम सस्ते रेट पे बेचना शुरू कर दिया मार्केट पे, और सारा चीज असेंबलिंग आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंडियन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है इन पे ज्यादा इस एमएनसीज का प्रभाव पड़ा, और ये हाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे हम ऊपर एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि जैसा इंडियन कंपनीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स ये compete नहीं कर पाते विथ एमएनसीज, वो विथ न्यू टेक्नोलॉजी कम प्राइस में मार्केट में बेचते हैं। तो इसकी वजह से ये लोग, और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक दे स्टार्ट इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन इंपोर्ट आइटम्स सो दैट द गैप विल बी मोर और लेस सेम। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए? यहाँ पर फर्स्ट लेबर लॉ, जैसे हमने बताया था, ये लोग आते हैं जहां पर चीप लेबर मिले। जो लेबर्स इनका जो वर्किंग हावर्स बहुत ज्यादा होता है, जो लेबर कमिश्नर ऑफ इंडिया ये क्या करता है कि हर लेबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर्स, ऑन स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए वेजेस फिक्स किया हुआ है। सो कंपनीज उसके अलावा उनको प्रोविडेंट फंड देना होता है, और ओवर टाइम जो 8 आवर्स जो टाइम होता है उसके अलावा जितना देर काम करते हैं उनका एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, और मेडिकल अलाउंसेस होता है, और उसके बाद उनको लीव, वीकली ऑफ, फेस्टिवल लीव, बोनस, सर बहुत सारा जो क्राइटेरिया बना हुआ है जो हमारा जो गवर्नमेंट लेबर फोर्स लेबर लॉस के हिसाब से दे सपोज टू गेट। एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो बैंक्स सपोर्ट करे, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे उनको ज्यादा से ज्यादा जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको लोन्स दिया जाए, जिसके माध्यम से वो भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके इस एमएनसी के साथ compete कर सके। तो थर्ड वन इज नेगोशिएशन विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथ में नेगोशिएशन करना चाहिए, जो हम भी हमारे जो कंपनीज को प्रोडक्ट करने के लिए इनको बैरियर्स, टैक्स इंक्रीज करना चाहिए। तो इस वजह से लोग जो है खुश नहीं है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, बट ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक कस्टमर्स है उनको मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट्स अच्छी तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द लेसन बेटर। थैंक यू।